प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में शासन के अंगों में कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका और उसका संगठन, कार्य और साथ में ही आधुनिक प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके संबंध में गिलक्राइस्ट ये कहता है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्ति जनता की इच्छा को कार्य में परिणित करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन यंत्र घूमता है। कार्यपालिका की अगर महत्व की हम बात करें तो कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। सरकार के इन अंगों का महत्व प्राचीन काल से ही बहुत अधिक रहा है। प्राचीन काल के अलोकतांत्रिक देशों में भी कार्यपालिका की सत्ता सर्वोपरि होती थी। यद्यपि वर्तमान समय की जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का महत्व अपेक्षाकृत थोड़ा कम हो गया है, फिर भी शासन के इन अंगों की कार्यक्षमता जितनी समझी जाती है उससे कहीं अधिक होती है। साथ में हम बात करेंगे व्यवहार में तो राज्य के समस्त विभागों का उत्तरदायित्व तो शासन विभाग पर ही होता है। व्यवस्थापन विभाग जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा पास किए गए कानूनों और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का कार्य कार्यपालिका का ही होता है। साथ ही न्याय विभाग की व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका का होता है। इसके संबंध में डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद में शेष सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती हैं। कार्यपालिका का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग मात्र है, लेकिन व्यवहार में प्राय सरकार शब्द का प्रयोग कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान कोरी ने सरकार के अंग को महत्व बताते हुए कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र हैं। कार्यपालिका का अर्थ, कार्य के संबंध में हम बात करें तो इसके पहले अर्थ की बात करेंगे। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसमें व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वयन में परिणत करना और इसके साथ ही उनके आधारों पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर के साधारण पुलिसमैन तक का प्रशासन के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। इसके संबंध में गार्नर कहते हैं कि विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सभी कार्यकर्ताओं संस्थाओं के समूह सम्मिलित हैं जो राज्य उस इच्छा को क्रियान्वित करते हैं जो कानूनों के रूप में निर्मित कर व्यक्त की गई है। लास्ट में वस्तुतः कार्यपालिका सरकार का मध्य बिंदु होता है। कार्यपालिका के मुख्य दो भाग होते हैं, जिसमें एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक होता है स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती हैं और स्थायी सेवा वर्ग नीति निर्माण में सहायता देता है और साथ में प्रमुख रूप से नीति को क्रियान्वयन करता है। राजनीति विज्ञान में संक्षिप्त अर्थ में कार्यपालिका का शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका के प्रकार। आधुनिक कार्यपालिका पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में इस प्रकार से विवेचन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, जिसमें पहला है कार्यपालिका की वह नाम मात्र की वह वास्तविक कार्यपालिका। इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिससे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की जाती हैं, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में उन प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार नहीं किया जा सके। और यद्यपि प्रशासनिक का संपूर्ण कार्य उसके नाम से होता है, किंतु व्यवहार में इन कार्यों में वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रदान राज्य करेगा, शासन नहीं है। इंग्लैंड का सम्राट, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के ही उदाहरण हैं। इसके साथ ही संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान एक द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासनिक शक्ति प्रदान की जाती है
व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारी को द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। व्यवहार में संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति इस वास्तविक कार्यपालिका के हाथ में केंद्रित होती है। ब्रिटेन और भारत की मंत्री परिषद इस प्रकार की वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण है। साथ में ही नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका का भेद केवल संस्थात्मक शासन व्यवस्था में ही देखने को पाया जाता है। अब हम बात करेंगे एकल और बहुल कार्यपालिका। ये संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती हैं, एक तो एकल कार्यपालिका, एक होती है बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समझ शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन आवश्यक ही किया जाता है, किंतु अंतिम रूप में संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा इंग्लैंड और भारत आदि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एकल उदाहरण कार्यपालिका के उदाहरण ही हैं। यद्यपि इन देशों में कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में होती है, जो बजट स्पष्ट रूप से अनेक व्यक्तियों के एक संस्था, किंतु एक मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक इकाई की भांति कार्य करते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रभावशाली नियंत्रण कारक होता है, अतः प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं बहुल कार्यपालिका। इसका तात्पर्य इस प्रकार से है जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित न होकर के व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। प्राचीन एथेंस और स्पार्टा के इस प्रकार की कुछ कार्यपालिका थी और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड और सोवियत रूस से इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका हैं। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता के साथ सदस्यों का एक संघीय परिषद निवास करती है और ये परिषद सामूहिक रूप से राज्य कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करती है। अब हम बात करेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के साथ संबंध के आधार पर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक तो होता है संसदीय कार्यपालिका, एक होता है अध्यक्ष कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ में अपूर्ण गठबंधन रहता है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका सैन्य संसद ऐसे ही होता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडल कार्यपालिका भी कह सकते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और वे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करने पर वास्तविक कार्यपालिका को पदच्युत किया जा सकता है। और इसके साथ ही इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है जिसके नाम पर वास्तविक कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। संसदीय कार्यपालिका के अंदर कार्यपालिका कानून संबंधी कार्यों, व्यवस्थापिका शासन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण रूप भाग होता है। इंग्लैंड और भारत आदि इस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। उसे कहते हैं जो व्यवस्थापिका के बिल्कुल पृथक रहती है। संविधान के द्वारा दोनों की शक्ति बटी रहती है, वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और इस प्रकार कार्यपालिका में शासन की समस्त शक्तियाँ राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों में सहायता से शासन का कार्य संचालन करते हैं। राष्ट्रपति और मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और नहीं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पास कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती है
अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। वह राष्ट्रपति तथा उसके सचिव कांग्रेस से पूर्णतः पृथक तथा स्वतंत्र रहता है। इसके साथ ही संसदीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा उदाहरण कार्यपालिका का व्यवसायिक का संयोग और उसके दोष प्रशासन में अस्थिरता बताया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका सबसे बड़ा गुण स्थायित्व और दोष व्यवस्थापिका के साथ संयोग का अभाव तथा अनुत्तरदायित्व बताया जाता है। इन दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं में संसदीय कार्यपालिका लोकतंत्र की धारणा से अधिक निकट होती है। पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर राजा राज्य का प्रधान होता है, वहाँ उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसकी उत्तराधिकारी गद्दी पर आसीन होता है और उस पद्धति से पैतृक कार्यपालिका कहा जा सकता है। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान तथा इथियोपिया में पृथक कार्यपालिका है, जहाँ पर राज्य का अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। मुख्य कार्यपालिका प्रधान को चुनने की विधियाँ। वर्तमान समय में कार्यपालिका प्रधान की नियुक्ति विभिन्न देशों में अलग अलग पद्धतियों से की जाती है। इनके संबंध में निम्न प्रकार की 4 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। पहली है वंशानुगत। इस पद्धति का संबंध राजतंत्रीय शासन से है। इसमें पद की अवधि आजीवन है और उत्तराधिकारी ज्येष्ठ अधिकारी कानून द्वारा शासित होता है। प्राचीन और मध्य युग में कार्यपालिका के निर्माण की ये सर्वाधिक प्रचलित परंपरा रही है। यद्यपि वर्तमान समय में ये पद्धति लोकप्रिय नहीं है, किंतु ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि राज्यों में नाममात्र की कार्यपालिका नियुक्ति इस पद्धति के आधार पर की जाती है। अब होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कुछ राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह पद्धति वंशानुगत विधि से के नितांत विपरीत है, लोकतंत्र के अनुकूल है। ऊपर देखने से पद्धति आकर्षक है, किंतु जनता द्वारा सीधे चुने जाने पर अयोग्य व्यक्ति चुन सकते हैं। जैसे बोलिविया, मेक्सिको, ब्राज़ील, पेरू आदि राज्यों में राष्ट्रपति को सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसके साथ ही अगली पद्धति है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल द्वारा कार्यपालिका प्रधान का चुनाव किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का वह पद्धति है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का रूप ग्रहण कर लिया जाता है। अगला है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति में कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के द्वारा चुना जाता है। पूर्व में संघ और अन्य स्विट्जरलैंड कार्यपालिका का प्रधान चुनाव ये पद्धति अपनाई जाती है, किंतु इस पद्धति में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ होने के कारण एक दूसरे वाले देशों में नहीं अपनाया जा सकता है। कार्यपालिका की पदावधि और उसके पुनर्विचार। इसमें कार्यपालिका की पदावधि और पुनर्निर्वाचन संबंधी विचार। कार्यपालिका प्रधान के कार्यालय के संबंध में विद्वानों के विचार में और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अमेरिकी संघ की अनेक इकाइयों में कार्यपालिका का प्रधान का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है, जबकि फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का है। वास्तव में ये दोनों ही अवधियाँ उचित नहीं कही जा सकती हैं। कार्यकाल में बहुत अधिक दीर्घ होने और शक्तियों का दुरुपयोग की आशंका होती है। दूसरी ओर कार्यपालिका के बहुत कम होने से कार्यपालिका प्रधान दब्बू और साहसहीन हो जाता है। उसमें इतना साहस नहीं रहता है और उसके द्वारा ठीक प्रकार के प्रशासन कार्यों में नहीं किया जाता है। इसलिए सामान्य धारणा यही है कि कार्यकाल न तो बहुत अधिक और न कम होना चाहिए, लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक कम भी नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में 4 या 5 वर्ष की अवधि श्रेष्ठ समझी जाती है। इसके बढ़िया उदाहरण हम बता सकते हैं। भारत, अमेरिका आदि अधिकांश देशों में व्यवहार में
कार्यकाल यही है। कार्यपालिका प्रधान के पुनर्निर्वाचन के संबंध में विद्वानों के विचारों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। अलग अलग विचार हैं, सभी जो विद्वान हैं वो अपने अपने तरीके से इसको बताते हैं। कार्यपालिका प्रधान के पुनर्निर्वाचन संबंध में विद्वानों के विचारों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। पुनर्निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी कहा जा सकता है कि दूसरी ओर इस अवधि के अयोग्यताओं कार्यपालिका में स्वतंत्रता प्रवृत्ति पैदा करती है और उनके राज्य और नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का अवरोध का कार्य करती हैं। दूसरी ओर ये कहा जाता है कि पुनर्निर्वाचन की अयोग्यता से इनकार करना राज्य को बुद्धिमान और अनुभवी राजनीतिज्ञों की सेवा से वंचित करना है। अतः इन परंपरा विरोधी विचारधाराओं के सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा जा सकता है कि कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल अत्यंत दीर्घ होने पर तो पुनर्निर्वाचन अत्यंत ही अस्वाभाविक हो जाता है, किंतु कार्यकाल 4 या 5 वर्ष का होने पर एक पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। व्यवहार में अमेरिका में कानूनी तौर पर और भारत में परंपरा के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था है। धन्यवाद।